Hello and a very warm welcome to all my NEET Scholars Army. Yes, so we already started NEET Biolect series and today we'll be starting our new chapter of class 11th Body Fluids and Circulation. Okay, तो इस पूरी सीरीज में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। वी विल कवर एवरीथिंग, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैं ये चाह रही हूँ कि आपका जो एनसीईआरटी है, आप फटाफट अपनी एनसीईआरटी निकालिए और एनसीईआरटी में ही सारे नोट्स बना लीजिए, नेमोनिक्स लिख लीजिए, ट्रिक्स लिख लीजिए और वहीं की वहीं आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाए। जब आप लास्ट मोमेंट पे खोले तो एनसीईआरटी ही आपकी लास्ट मोमेंट रिवीजन नोटबुक रहे। ठीक है, तो इसी गोल के साथ लेट अस स्टार्ट आवर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। दिस इज पार्ट 1 और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे नेमोनिक्स बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे चैप्टर को एज मतलब मक्खन की तरह याद रख लेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। ओके, सो चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन मैं फटाफट से रीड करते जाती हूँ और आपको समझाते जाती हूँ। ठीक है, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स have to be provided with nutrients, oxygen, and other essential substances. Also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously from the health for the healthy functioning of body. ठीक है, of course। तो हमारी बॉडी को किस किस चीज की जरूरत है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंसेस की जरूरत है और क्या क्या निकालने की जरूरत है। जो भी गंदगी हमारी बॉडी में प्रिपेयर हो रही है, बन रही है, वेस्ट बन रहा है, उसको एलिमिनेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए एक कंटिन्यूअस सिस्टम की जरूरत है, हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस एफिशिएंट मैकेनिज्म की जरूरत है, जिसकी जिसके थ्रू हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास अच्छा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंसेस पहुंच जाए और उसके अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस, उसका जो भी बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो उठ के बाहर निकल जाए और फिर हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव अ efficient mechanism for movement of these substances to cells and from cells। ठीक है, सेल के पास भी जा सके और सेल से दूर भी जा सके, मतलब निकल भी सके। Different groups of animals have evolved डिफरेंट मेथड्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन। अब ये हम लोग शुरू से हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं। एनिमल किंगडम में स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेटा जो है वो वाटर के थ्रू अपने बॉडी कैविटी के थ्रू सेल्स का मतलब सेल्स के अंदर बाहर का एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो different group of animals have evolved different methods for this transportation. Simple organisms like sponges and coelenterata circulate water from their surroundings through their body cavity to facilitate the cells to exchange these substances. More complex organisms use fluids, special fluids, जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग special fluids कौन सा यूज करते हैं? ब्लड, lymph। ठीक है, within their body to transport such sub materials। ठीक है, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का इधर से उधर मूवमेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स का इधर से उधर मूवमेंट होता है। ठीक है, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड by most of the higher organisms including humans for this purpose। another body fluid कौन सा है? lymph है। ठीक है, also इसको सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। also helps in the transport of such substances। in this chapter you will learn about composition and properties of lymph and blood। और lymph क्या होता है? lymph होता है टिश्यू फ्लूइड्स। ठीक है, अभी अब पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, किस तरह से ब्लड सर्कुलेट करता है, ये सारी चीजें भी हम इस ही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ सबसे पहले ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड सेल्स। ठीक है, क्या होता है? लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उसके अंदर रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, ये एपिफाइसिस रीजन होता है, ये हमने पढ़ा था अपने एनिमल टिश्यूज में। ठीक है, इसमें स्टेम सेल्स होती हैं जिसके थ्रू ब्लड बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फटाफट से कमेंट में बता दो मुझे। ठीक है, प्लाज्मा कॉम्पोजिशन, अभी रुको,
ओके, तो अभी इसमें क्या है, तीन चीजें हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है, ये चीजें होती हैं, ये हम फटाफट से अभी पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उसमें होता है वाटर, प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर और मिनरल्स, ग्लूकोज एंड लिपिड्स, और इसके साथ साथ अमीनो एसिड्स भी होते हैं। ठीक है, किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड यानी कि ये होता है पेल येलो कलर का। ठीक है, विशियस स्ट्रॉ होता है ना, जो भूसा जो उसको देते हैं, गाय को देते हैं खाने के लिए, दैट भूसा, दैट पेल येलो कलर, जो ब्राउनिश टाइप का कलर होता है, वो स्ट्रॉ कलर का होता है प्लाज्मा। Viscous fluid constituting nearly 55% of the blood, and 90 to 92% of plasma is water and protein, contributing to 6 to 8% of it. ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, फटाफट से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, वाटर कितना है, 92% है। ठीक है, प्रोटीन कितना है, ये यहाँ पे 6 to 8% है, हम यहीं लिख लेंगे इसको, 6 to 8%, फटाफट से लिख लो। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और मिनरल्स एंड ग्लूकोज, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड्स होते हैं, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैं बताती हूँ कि कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो प्रोटीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कौन कौन से होते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन आर मेजर प्रोटीन्स। ठीक है, एक तो वाटर हो गया, एक हो गया प्रोटीन। फाइब्रिनोजन किस काम में आते हैं, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन के, तो फटाफट से ऐसे अलग से लिख लो तो फटाफट समझ में आ जाएगा। किसका कोएगुलेशन, ब्लड का। ब्लड जब भी हमें कहीं चोट लगती, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है ना, ब्लड निकलना बंद हो जाता है, राइट, तो दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, उसमें ब्लड कोआगुलेट हो जाता है, ऐसे लंप जैसा बन जाता है ताकि और बहे ना। ठीक है, और वो मैकेनिज्म भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर ये हो गया फाइब्रोनोजन। अब दूसरा चीज क्या होती है, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कि अपने इम्यूनिटी के काम में आता है ग्लोबुलिन ऑफ बॉडी। एंड एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड है तो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना जरूरी है, तो वो काम करता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो इस तरह से साइड में लिख लो फटाफट से। प्रोटीन तीन तरीके के होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रोनोजन क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के काम में आता है, ग्लोबुलिन डिफेंस के काम में आता है, और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के काम में आता है। ठीक है, अब प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ग्लूकोज, amino acids, lipids, etc., and are also present in plasma, as they are always in transit in the body. ठीक है, हमेशा प्लाज्मा में ये रहते ही हैं। फैक्टर्स फॉर कोagulation और क्लॉटिंग आर ऑल्सो प्रेजेंट इन, ये अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी कि ये क्या चार चीजें होती हैं, और इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्यों, क्योंकि जब चोट लगेगी तब वो काम आएगा ना। अभी ये जो चीज है ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होता है, कोएगुलेटिंग फैक्टर ये सब रहता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जब चोट लगेगी तभी ये एक्टिव फॉर्म में आता है। ठीक है, नाउ अब प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये पूरी तरह से आया नहीं है, कि अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर देंगे तो वो सीरम आ जाएगा। ये किसी भी कंडीशन में आप देख लेना, वो सीरम दिखाएगा ही नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, सीरम को नीचे पहुंचा देती हूँ। अब देखते हैं आया कि नहीं आया। हाँ, आ गया। नाइस। ठीक है, तो ये जो है ये साइड में यहाँ पे लिख लो, चाहो तो मैं इसको उठा के यहाँ रख देती हूँ, ताकि यहीं कहीं रहे तो अपने को आसान पड़ेगा याद रखने में। ठीक है, अब ये क्लॉटिंग फैक्टर का फैक्टर खाया गायब कर दिया उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप फटाफट से अपने एनसीईआरटी में लिख लो। ओके, नाउ अभी अपना क्या था, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें थी, ब्लड के अंदर था फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स।
ठीक है। सबसे पहले आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45%। ठीक है। अभी ये चीज आपको यहाँ पे अलग से एक लिख ही लेना चाहिए। यस, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट। ओके। सबसे पहले तो एक चीज आप ये देख लो कि हिमेटोलॉजी है स्टडी ऑफ ब्लड, और ये ब्लड जो होता है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका पीएच 7.5 होता है और 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट होता है। ठीक है। तो ये चीजें नीट में आ जाती हैं, तो उसके लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड को हिमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अब ब्लड में क्या क्या होता है? लिक्विड, सॉलिड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। अब जो लिक्विड है वो 45% होता है जिसमें प्लाज्मा होता है जो येलो, पेल येलो कलर होता है और बिलीरुबिन की वजह से होता है। और सॉलिड क्या है? 45% है जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है। और एरिथ्रोसाइट जो होता है वो 5 to 5.5 मिलियन होते हैं ब्लड में। ल्यूकोसाइट जो होते हैं 6,000 से 8,000 होते हैं और थ्रोम्बोसाइट होते हैं 1.5 से, यानी कि प्लेटलेट्स जो होते हैं 1.5 से 3.5 लाख होते हैं। ठीक है। मतलब 1.5 से 3.5 लाख तक का प्लेटलेट्स होना चाहिए हमारे ब्लड में। अगर नहीं होता है तो फिर क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है और फिर हमारा बॉडी में क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और ये कौन सी बीमारी में होता है? डेंगू में होता है। ठीक है। डेंगू में एकदम से प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और फिर हमारा क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है। तो अभी अपने को समझ में आ गया कि जो लिक्विड था वो 55% था जिसमें प्लाज्मा था, और जो सॉलिड है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो जो एरिथ्रोसाइट्स है वो होते हैं आरबीसी। ठीक है। मैं इसको पहले शॉर्ट में बताती हूँ आपको नोट्स के फॉर्म में, फिर मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी फटाफट से। ठीक है। अब इसका शेप क्या होता है? बाइकॉनकेव शेप होता है। 7.5 माइक्रोमीटर होता है। ये माइक्रो नहीं इस पे लिखते बन रहा था इसलिए मैंने यूएम लिख दिया, दैट इज माइक्रोमीटर। ठीक है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये बिना न्यूक्लियस का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। कलर इसका रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो 12 to 16 ग्राम पर 100 ml होता है। अगर हमारे बॉडी में से 100 ml ब्लड निकालेंगे तो उसमें 12 से 16 ग्राम होता है। और अगर आपका इससे कम है तो आप एनीमिक है, यानी कि आपको एनीमिया है, जिसमें ब्लड की कमी नहीं बोलते हैं कि आपको बड़ी कमजोरी लगती है क्योंकि ब्लड की कमी, दैट इज हीमोग्लोबिन की कमी होती है वो। ठीक है। और हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है तो वो 12 से 15 ग्राम होना चाहिए 100 ml में। फिर फॉर्मेशन क्या होता है? अलग अलग में अलग अलग तरीके के फॉर्मेशन होता है। एग yolk में भी फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो में। ठीक है। एम्ब्रियो जब स्टेज रहती है हमारे इसकी, फिर उसके बाद लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम लोगों में होता है अडल्ट में वो होता है बोन मैरो में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, इसलिए इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है बिना ऑक्सीजन के। फिर एरिथ्रोपोइसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। और हिमेटोलॉजी क्या थी? स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस यानी एरिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन। ठीक है। अब लाइफ स्पैन उसका होता है 120 डेज का, और फिर उसके बाद जब ये 120 डेज जी लेती है तब ये चली जाती है स्प्लीन के अंदर जिसको कहते हैं ग्रेवयार्ड। ठीक है। क्लियर। अब हीमोग्लोबिन जो होता है उसको भी फटाफट से देख लेते हैं, फिर मैं एरिथ्रोसाइट पढ़ दूंगी। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें हीम होता है जिसमें आयरन 2+ होता है और पॉर्फिरिन होती है। ठीक है। ग्लोबुलिन, जो हीम और ग्लोबुलिन दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, तो जो ग्लोबुलिन होता है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। अभी आपको इतना ही पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें हीम होता है जो आयरन होता है और पॉर्फिरिन होती है, और ग्लोबुलिन जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, दैट इज प्रोटीनियस, राइट। अभी ये देखो एरिथ्रोसाइट फटाफट से पढ़ लेते हैं। एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज आर मोस्ट अबंडेंट, ये याद रखना। अभी मैं हालांकि आपको बताऊंगी नीचे तो आपको याद रह जाएगा। अभी अपन ने देखा था ऊपर, जब सबसे ऊपर, जब ये भी आप लिख ही लेना। ठीक है। ये देखो 5 to 5 मिलियन मोस्ट अबंडेंट, फिर ये है, और सॉरी, फिर ये है प्लेटलेट्स और उसके बाद डब्ल्यूबीसी है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये कौन सा कितने हैं। Okay, so erythrocytes or RBCs are most abundant of all cells in blood. A healthy adult man has on an average of 5 to 5.5 million of RBC millimeter per cube. Uh, uh,
of blood. RBC आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, मैंने अभी बताया था इन द अडल्ट. आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द एनिमल मैमल्स. एंड आर बायोकॉनकेव, मैंने अभी बताया बायोकॉनकेव शेप के होते हैं. दे आर रेड कलर, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, और इसकी वजह से रेड कलर होता है, इसमें आयरन होता है, आयरन कंटेनिंग होता है. हैंस द कलर एंड द नेम ऑफ द सेल्स, तो हीमोग्लोबिन का कलर रेड कलर का होता है. अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ये पढ़ चुके हैं. दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सबको कैरी करने के लिए सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल किसका होता है? हीमोग्लोबिन का. RBC have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen, which is called graveyard of RBC. This is very important question. ठीक है, मैं भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको जब करवाऊंगी तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. ग्रेवयार्ड कौन है? तो वो है स्प्लीन किसका? आरबीसी का. ठीक है, अब फटाफट से हम लोग डब्ल्यूबीसी पढ़ लेते हैं. डब्ल्यूबीसी जो होती है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट. उसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन वो कलरलेस होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है. ठीक है, अब दो टाइप का होता है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट. ग्रेन्युलोसाइट यानी उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसीलिए वो तीन तरीके के टेस्ट होते हैं उसके. न्यूट्रोफाइल्स, एसिनोफाइल्स जिसको एसिडोफाइल्स बोलते हैं, और बेसोफाइल्स. ठीक है, तो जो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं वो फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं. इओसिनोफाइल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं. एंड एसिडिक नहीं होते, एसिडिक रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं. एंड रेजिस्ट इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन. ठीक है, ये दो काम करते हैं, इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन का रिस्पॉन्स देते हैं. और बेसोफिल्स जो होते हैं, कहने का मतलब ये है कि ये इम्यूनिटी में काम करते हैं. ठीक है, करते सभी इम्यूनिटी में काम है, अलग अलग तरीके से. ये सीधे खा जाता है फेगोसाइटिस, ये इन्फेक्शन होने नहीं देता और एलर्जिक रिएक्शन देता है, यानी कि हमको लाल हो जाता है ना, तो वो इयोसिनोफिल्स का काम होता है. बेसोफिल्स जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देता है, यानी कि खुजली होने लग गई, जलन होने लग गई, या और उसमें क्या क्या चीजें सिक्रीट होती है? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन. तो बेसोफिल्स कौन कौन से होते हैं? तीन टाइप के सिक्रीशंस होते हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन. ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होता है वो होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट. मोनोसाइट जो होता है वो फैगोसाइटिक होता है, यानी खा जाता है और डाइजेस्ट कर लेता है. और लिम्फोसाइट जो होता है वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स में काम आता है. ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि डब्ल्यूबीसी है वो ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं. और ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं. और ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं. ठीक है, अभी मैं इसको पढ़ती हूँ, पर आपको उसके पहले मैं एक चीज ये बता दूं कि अगर ऑर्डर ऑफ, ये देखो ये इस तरह से होता है, ये आरबीसी हो गया, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये प्लेटलेट्स होती हैं. ये इओसिनोफिल्स है, ये बाई लोब्ड होता है. ठीक है, बेसोफिल्स 2 से 3 लोब्स होते हैं और एस शेप का होता है. यहाँ पे एस शेप दिख नहीं रहा है, वो इस तरह से रहता है. ये देखो अंदर, अगर आप इसको अपन बड़ा करके देखेंगे ना, तो ये अंदर जो है, कहाँ चला गया? इंस्ट्रूमेंट इसको नीचे खसका. हाँ, तो ये अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये अंदर से ऐसे एस शेप का होता है. ठीक है, मैं इसको छोटा कर दूं, बहुत ही बड़ा हो गया है क्योंकि. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अभी ये एस शेप का होता है, 2 से 3 लोब्स होते हैं. जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसमें 3 to 5 लोब्स होते हैं. मोनोसाइट किडनी शेप का होता है, ये देखो. और जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फो मतलब ये दोनों जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, इसमें न्यूक्लियस काफी लार्ज होता है. इसको इस न्यूक्लियस लार्ज होता है, इसलिए साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पे होता है, यानी कॉर्नर कॉर्नर पे हो जाता है. ठीक है, अब अपने को ऑर्डर ऑफ अबेंडेंस देखना है. सबसे ज्यादा कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है, नीलिमा भाभी. इसको ऐसे याद रख सकते हैं, NLM, नीलिमा, नीलिमा और भाभी. ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स. ठीक है, तो एसिडोफिल्स यानी इओसिनोफिल्स. ठीक है, बात समझ में आ गई. अब फटाफट से मैं आपको ल्यूकोसाइट पढ़ के सुना देती हूँ. ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs, एंड एज दे आर कलरलेस, इसलिए व्हाइट बीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं. ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. दे आर न्यूक्लिएटेड, पढ़ चुके हैं हम. रिलेटिवली लेसर इन नंबर, 6000 से
8000 होते हैं ब्लड में, ये ऊपर में हमने लिख चुका है, और इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। ये ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, ल्यूकोसाइट्स यानी कि अपने WBC शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। वी हैव टू मेन कैटेगरीज, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, व्हाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर ए ग्रेनुलोसाइट्स। ये सारी चीजें हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। न्यूट्रो फिल्स आर मोस्ट अबेंडेंट, नीलिमा भाभी में एन सबसे ज्यादा था, और उसके बाद न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, यानी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दोनों फेगोसिटिक होते हैं। फिर उसके बाद है विच डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। कोई भी फॉरेन एलिमेंट आएगा, यानी कि कोई भी चीज अंदर आई तो वो उसको फटाक से खत्म कर दे। कोई बैक्टीरिया आया तो उसको फटाफट वहां पहुंचे, खा गए पूरा, और उसको डाइजेस्ट कर दिए, ताकि हमारी बॉडी को वो नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। Basophils secrete histamine, serotonin and heparin, etc. and are involved in inflammatory reactions। यानी कि ये अभी हम देख चुके हैं कि ये inflammatory reactions देते हैं, और ये तीनों सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन रेजिस्ट करते हैं, ये हमने ये देख लिया। एंड आर ऑल्सो, जस्ट एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस, ये भी हमने देख लिया था। फिर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 20 से 25% होते हैं, इसलिए नीलिमा भाभी में एल बाद में, एन के बाद में है। आर टू मेजर टाइप्स, B lymphocytes and T lymphocytes, and B and T lymphocytes are responsible for immune response, ठीक है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब आखिरी चीज जो फॉर्म्ड सॉरी एलिमेंट में है, उसको कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, ये याद रखना है। एंड आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेगा कैरियो साइट्स, स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, उससे बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऑरेंज से मार्क करा है, इसको याद रखिएगा, मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। फिर नाउ ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 से 3.5 लाख हम कर चुके हैं। Platelets can release variety of substances, most of which are involved in coagulation and clotting of blood. A reduction in the number of clot can lead to clotting disorders, which can lead to excessive लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अभी हम लोग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड पढ़ेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्लॉटिंग होती है। अगर प्लेटलेट्स की नंबर कम हो जाती है तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अफेक्ट होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अगर अफेक्ट होगा तो एक्सेस ब्लड लॉस होने लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको डेंगू हो गया और अगर आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं, तो अगर आपको कट लगा है, मतलब आपको कोई इंजुरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कट लग गया तो फिर उसका ब्लड निकलते ही चला जाएगा, और मतलब बहुत बहुत डेंजरस हो जाता है वो। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस video. Now in the next video we'll study blood group. Thank you so much.